जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है। तो जिस प्रकार से अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि अमेरिका को आजाद करने के लिए जिस प्रकार जॉर्ज वाशिंगटन का अमेरिका में, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का, उसके बाद हो ची मिन्ह का जिस तरह से वियतनाम में योगदान रहा, उसी तरह से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का अमूल्य योगदान है। हमारे हिसाब से या आपके इतिहास में जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो महात्मा गांधी अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर हिस्सा नहीं लेते तो देश आजाद नहीं हो पाता। महात्मा गांधी वो शख्स हैं जो भारत के 30 से 40 करोड़, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या 30 से 40 करोड़ था। उस समय महात्मा गांधी 30 से 40 करोड़ जनसंख्या का एक आवाज थे और उनकी एक बात पे पूरा भारतवासी मतलब पीछे पीछे चलता था। यानी उनका एक बात का मतलब पूरा भारत की जनता पे असर पड़ता था। तो महात्मा गांधी वो शख्स थे जिन्होंने देश की आजादी में अमूल्य योगदान दिया और उन्हीं के बदौलत देश में क्या हुआ, आजादी हुआ। तो वही बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी इसी कारण बोला जाता है। यानी कि देश का कहते हैं वो पिता है, यानी कि उनका बात का देश में वजन था। जिससे हम लोग के घर के जो पिता हैं उनका क्या है, घर में उस मतलब बात के वजन है। उसी तरह से राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे उनका भी देश में क्या था, एक अमूल्य योगदान था और उनका बात का क्या था, वजन था। तो उनको राष्ट्रपिता से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा वो 1915 से रहा। मुख्य रूप से कब से रहा, 1915 से। महात्मा गांधी 1915 से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब 1915 से 1948 तक। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का आरंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। और महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात के एक पोरबंदर है, वह उसी जगह पे उनका जन्म हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी का जो आरंभिक जीवन है, जो शिक्षा दीक्षा है, वह गुजरात के ही शहर में हुआ। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वो विलायत चले गए। उसके बाद वहां से जब वापस लौटे तो उसके बाद साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने गए तो वहां पे रंग भेद का मतलब विरोध देखा। वहां भारतीयों के साथ रंग भेद, भारतीय जो थे वो रंग भेद के क्या थे, विरोध माने शिकार बने हुए थे। वहां काला गोरा का जो विभेद था वो पूरा पिकअप पे था। जिस तरह से भारत में जाति प्रथा था उसी तरह से साउथ अफ्रीका में क्या था, रंग विभेद था। तो उस चीज के शिकार वहां पे पूरा भारतीय थे। उस चीज के लिए महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उस हक को दिलाने के लिए आंदोलन किया। और उसके बाद अंततः वो आंदोलन में वो सफल भी हुए। और उसके बाद महात्मा गांधी वापस भारत आए। कहाँ है, भारत। उसके बाद जब भारत आए तो भारत के लोगों को इच्छा बढ़ गया कि अब महात्मा गांधी जो हैं जब दूसरे देश में आंदोलन कर सकते हैं, दूसरे देश की जनता को हक दिला सकते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं दिला सकते हैं। तो उसके बाद भारत में महात्मा गांधी को बिहार का एक जगह है जिसका नाम है चंपारण, वहां पे उनको आमंत्रण किया गया। क्या किया गया, आमंत्रण। किस लिए भाई, तो बिहार के किसानों का, देश के किसानों का स्थिति पूरा दयनीय था। बिहार में जो खेती किया जाता था उसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती कंपलसरी था। अब उसमें 3 कट्ठा जब नील की खेती होता था तो जो भूमि था बंजर पड़ जाता था, यानी कि आगे उसमें दोबारा आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो किसान के लिए बहुत मतलब दिक्कत था। अब किसान उस चीज को, उस समस्या को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी को क्या किया, आमंत्रण किया। और नील की खेती से किसान को फायदा भी नहीं था। तो महात्मा गांधी का जो आरंभिक जीवन था वो मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, गुजरात से।
आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए थे, विलायत गए। उसके बाद विलायत से लौटने के बाद फिर साउथ अफ्रीका में गए। तो इस तरह से उनका आराम मतलब जीवन मतलब चला। उसके बाद भारत में जब आए, ऐसे कहा जाता है कि महात्मा गांधी को गांधी बनाने का अगर कोई काम किया है तो साउथ अफ्रीका के आंदोलन, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने रंग भेद के विरोध किए, आंदोलन किए, तो वही जगह उनको क्या बना दिया, मतलब गांधी बना दिया। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के जब साउथ अफ्रीका से यहाँ पदार्पण हुआ, जब महात्मा गांधी भारत में एंट्री मारे, तो उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति था वह बदल चुका था। बदल किस रूप में गया था, तो जिस तरह से वो एंट्री मारे उसी समय 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था। क्या हो चुका था, 1905 में बंगाल विभाजन। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुका था। क्या हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हो चुका था, और जो राजनीतिक स्थिति था वहां, राजनीतिक स्थिति तो बदल चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जोर तोड़ से क्या हो रहा था, प्रचार प्रसार हो रहा था। उसी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था वो दो गुट में बढ़ चुका था, एक नरम पंथी और एक गरम पंथी। कितने गुट में बढ़ चुका था, दो पंथ, एक नरम पंथी यानी नरम दल, और एक क्या था, गरम दल। यानी कितने गुट में बट गया था, दो गुट में। नरम दल के जो प्रणेता थे वह मोतीलाल नेहरू, हाँ, तो नरम पंथी में कौन थे, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, और जो गरम पंथी में थे इसमें लाल बाल पाल थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीन गो धुरंधर थे, एक गरम दल के क्या थे, मतलब अगुआ थे, मतलब गरम दल को क्या करते थे, मतलब गरम दल के नेता थे। तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी था वो दो गुट में बट गया था। कितने गुट में बट गया था, दो गुट में। अब ऐसा नहीं था कि गरम दल देश विरोधी थे। एक कांग्रेस के जो नरमी रोग था उस चीज को ये कड़ा और मतलब हार्ड बनाना चाहते थे कि आप इतना नॉर्मल रहिएगा तो देश आजाद नहीं होगा, आपको थोड़ा सा हार्ड रहना पड़ेगा, आपको देश को आजादी लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्शन में रहना पड़ेगा। तो ये अंग्रेज के विरोध में काम करते थे, और ये कांग्रेस पार्टी के जो नरम रुख था उस पर मजबूती के साथ, यानी और मजबूत हो, उस पे एक काम करते थे। तो ये भी देश विरोधी काम नहीं करते थे। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण के बाद मतलब देखने को मिला कि मतलब भारत में आजादी के लिए बिगुल बच चुका है। देश के जितने भी प्रणेता और देश के जितने भी धुरंधर हैं वह अपना अपना मतलब कमान संभाल लिए हैं। तो स्थिति पूरा क्या था, देश को आजाद करने के लिए बन चुका था। महात्मा गांधी, भारतीय राजनीति में गांधी जी का पदार्पण, उसके बाद महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सबसे पहले महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वहां पे इनका उपस्थिति हुआ। कब हुआ भाई, 1916 में। जब महात्मा गांधी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब मीटिंग था तो वहां पे जब उपस्थित हुए तो वहां पे वो एक प्रखर नेता के रूप में उस समय नहीं जाने जाते थे। बस इतना पूरा भारतीयों को पता था,
महान नेता को पता था कि महात्मा गांधी एक सफल आंदोलन साउथ अफ्रीका में किए हैं, तो उसका एक खौफ था, उसका एक मतलब सबके दिलों और दिमाग में बैठा था। लेकिन कोई बड़ा नेता के रूप में भारत में उन्हें कोई उस तरह का काम नहीं देखा। तो महात्मा गांधी मतलब कोई उस लेवल के नेता कोई नहीं जानता था। इस मीटिंग में एनी बेसेंट जैसे मतलब प्रखर और विद्वान यहाँ पे लीडर बैठे हुए थे। वहीं पे क्या चल रहा था, मीटिंग चल रहा था। 1916 के पहले 1916 में एक बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। क्या लिखे थे? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी जब इस मीटिंग में मतलब अपना पैर रखें तो उनका कहना यही था कि हमारा जो देश है आजाद तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर जब तक आंदोलन में शामिल नहीं होगा तब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा। यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस देश को आजाद नहीं कर सकता है जब तक किसान को अपना हक नहीं मिल जाएगा, मजदूर को जो काम कराने के बाद पैसा नहीं दिया जाता है, वो जब तक उनको उस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न तो देश आजाद होगा, और नहीं जब तक किसान और मजदूर लोग खड़ा नहीं होंगे तब तक देश के आजादी के लिए कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। तो इस मीटिंग में महात्मा गांधी मतलब इस चीज को बोले तो एक चीज अपने आप में एक बड़ा चीज था। बात सही है, भारत में या कोई भी देश में सबसे ज्यादा गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी का संख्या ज्यादा होता है। अगर भारत का 75% 80% जनसंख्या जब उस लेवल के है तो 15-20% थोड़ी नहीं देश आजाद कर सकता है। तो इनका सोच बढ़िया था। तो इसी सोच के साथ महात्मा गांधी अपना राजनीति में आगे बढ़े। और महात्मा गांधी के गुरु थे जिनका नाम था क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि अगर एक बेहतर प्रखर राजनीति में अपना चेहरा लाना है तो उसके लिए आपको 1 साल कम से कम क्या करना होगा, पैदल मार्च करना होगा। मतलब लोगों के बीच में घूम कर मतलब समझना होगा कि मतलब भारत के लोगों का मतलब गांव के लोगों का जेन्युइन समस्या क्या है, किसान का क्या समस्या है, मजदूर का क्या समस्या है। तब जाके एक बेहतर नेता, बेहतर मतलब आप पहचान बना सकते हैं। तो ये था मतलब महात्मा गांधी जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आए थे तो सोच मतलब इस तरह के। अब हम लोग किसान मजदूरों के बीच गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला है चंपारण में नीलहों के अत्याचारों के विरुद्ध। चंपारण की कहानी है, बिहार का एक जगह है चंपारण। वहाँ एक मतलब संपन्न कृषि के लिए हाँ बिहार की एक जगह है क्या, चंपारण। वहाँ पे एक राजकुमार शुक्ल नाम का मतलब सुखी संपन्न क्या था, किसान था। बिहार के जो चंपारण का स्थिति था उससे महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, परिचित करवाया। जो भी समस्या था, यहाँ समस्या क्या था कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या था, कंपलसरी था। क्या था, कंपलसरी था। मतलब 20 में यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए कार्य था, कंपलसरी था। अब वो जो नील की खेती होता था उससे किसान को कोई प्रॉफिट नहीं था, और उसमें नुकसान क्या था कि जो भूमि है वो बंजर पड़ जाता था 4-5 साल के लिए। तो किसान को कुछ मिलना भी नहीं है, और उसके साथ उसका भूमि है जो क्या होता है, बंजर भी हो जाता है। और किसान को टैक्स वगैरह या मालगुजारी बहुत ज्यादा देना पड़ता था। किसान के बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की क्या था, समस्या था चंपारण। तो महात्मा गांधी ने सभी किसान को आंदोलन करने के लिए क्या किए, प्रेरित किए। और जब इस घटना को जब आंदोलन करने के लिए प्रेरित किए तो जितना भी चंपारण का किसान था वह महात्मा गांधी को क्या मान बैठा कि भगवान के भेजा हुआ दूत है, कि मतलब आंदोलन करके अपना हक मांगा जा सकता है। तो उन्होंने उन किसानों का क्या मतलब अधिकार बताया। तो किसान खुश होकर क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। और आंदोलन में जो 3 कट्ठा 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा नील की खेती करना कंपलसरी था उसको अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इससे अंग्रेज सरकार था उसका मनोबल इससे जो किसान, चंपारण का किसान थे, उनका मनोबल क्या हो गया,
बढ़ गया। ये अच्छा, मतलब हम लोग को आंदोलन करने से सफलता मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, इसमें जब आंदोलन चला तो बीच बीच में हिंसात्मक भी हुआ। तो महात्मा गांधी को मतलब कुछ दिन के लिए जेल रखा गया, लेकिन निकाल दिया गया। मतलब जेल ले जाया गया, मतलब कि आप किसान को भड़का रहे हैं, तो मतलब शुरू में ले जाया गया, लेकिन फिर जेल से निकाल दिया गया। तो महात्मा गांधी हर समय मतलब आप आंदोलन करिए, लेकिन अहिंसात्मक, वो अहिंसात्मक और सत्य के क्या थे, पुजारी थे। अब आगे है कि खेड़ा का किसान आंदोलन। चंपारण के किसान का जब स्थिति ठीक हो गया, उसके बाद खेड़ा में भी किसान की स्थिति दयनीय था। वहाँ के मजदूर, वहाँ के किसान की स्थिति था कि वहाँ खेती सही से नहीं होता था, लेकिन जो सरकार है वो उन लोग से मलगुजारी भी लेता था, उसके बाद उन लोग से उपज भी मांगता था। तो वहाँ के किसान की दयनीय स्थिति खराब थी, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ के किसान को भी महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन करने के लिए कहा। और उसके बाद आंदोलन जब हुआ, उसके बाद आंदोलन में उन लोग को सफलता मिला। इसमें 35% से अधिक मतलब मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग किया जा रहा था, लेकिन उसमें 27.5% ही सरकार मतलब मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या किया, मतलब माना। तो इतना भी हुआ तो मतलब जो भी मजदूर थे उन लोग को क्या हुआ, मनोबल टाइट हुआ। उसी तरह से अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन भी चल रहा था। तो इस तरह से मतलब महात्मा गांधी के धीरे धीरे क्या हो रहा था, सफलता मिलते जा रहा था। और महात्मा गांधी आगे चल के एक बेहतर लीडर के रूप में देश में आकर खड़ा हो गए। और उसके बाद भारत में असहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग, मतलब ये सब असहयोग आंदोलन के बाद ये सब घटना हुआ। तो आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।